हेलो दोस्तों, राम राम एंड जय सिया राम। दोस्तों, मैं बनारसी छोरा आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी 0555। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और भी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी मैं शुरू करता हूँ। आज की कहानी पिशाच के ऊपर है। तो कहानी कुछ ऐसे है। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर जाने लगा। अंदर बहुत अंधेरा था। कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ था। कमरे की चीज और अव्यवस्थित ढंग से इधर उधर बिखरी पड़ी थी। सीलन भरी दीवारें, चारों तरफ फैले मकड़ी के जाले, सब कुछ बहुत डरावना लग रहा था। कमरे में एक तरह का सन्नाटा छाया हुआ था। अंधेरे कमरे में सन्नाटा कमरे को और अधिक डरावना बना रहा था। इस खौफनाक सन्नाटे में मुझे अपने पैरों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैं उस अंधेरे कमरे में आगे बढ़ता जा रहा था। एकाएक एक चमगादड़ों का झुंड मेरे पास से गुजरा। मैं घबरा गया। मेरी सांसें लोहार की धोखनी की भांति चलने लगी और मेरे शरीर में कपकपी दौड़ गई। मैंने कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर कुछ साहस करके आगे बढ़ा। मैंने वहाँ जो देखा उसकी मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह सब मुझे देखना पड़ेगा। मैंने देखा कि सोना कमरे के कोने में सहमी सी डरी सी बैठी हुई है। उसके काले घने बाल इधर उधर बिखरे पड़े हैं। कपड़ों की हालत ऐसी है मानो किसी ने नाखूनों से नोच नोच सारे कपड़े फाड़ डाले और बेचारी उन कपड़ों के चिथड़े को लपेटे हुए। उसकी लाल लाल आंखें और आंखों के चारों ओर काले काले धब्बे इस बात को बयां कर रहे हैं कि कई रातों से वह सोई नहीं है। वह छत की तरफ मुंह करके उदास खोई हुई सी बैठी थी। मैंने उसे आवाज़ लगाई, सोना सोना। वो आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी। मुझे देखकर पहले तो वह पीछे हटी जैसे अनजान हो, फिर मेरे गले लग कर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मुझे बचा लो आदित्य, मुझे बचा लो। वो 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 मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे मार देगा, मुझे अपने साथ ले जाएगा। सोना ने कहा, कौन नहीं छोड़ेगा? सोना, मुझे बताओ, घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सोना ने घबरा कर कहा, वो आ गया है, वो आ गया, वो तुम्हारे पीछे है, वो हमारी तरफ ही आ रहा है, वो नहीं छोड़ेगा किसी को, नहीं छोड़ेगा, सबको मार देगा, वो आ रहा है। मैंने पीछे देखा, मुझे वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने सोना को संभालते हुए कहा, पीछे कोई नहीं है। वह अभी भी बार बार यही कह रही थी कि वो आ रहा है, वो आ गया। इतना कहते कहते सोना बेहोश हो गई। मैं यह देखकर घबरा गया। मैं वहाँ से उठकर चलने लगा। चलते हुए मैं अपने पहले के दिनों को सोचने लगा। 2 साल पहले की बात है। लगभग मार्च के महीने में मेरी इंटरमीडिएट की परीक्षा पूरी हुई। इसके बाद मैंने जेईई परीक्षा दी और काउंसलिंग में मुझे आईआईटी कानपुर मिला। यहीं मेरी मुलाकात सोना से हुई। मैं और सोना, हम दोनों ने एक साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई शुरू की। अब ज़्यादातर समय मैं और सोना साथ साथ बिताने लगे। साथ साथ पढ़ना, साथ साथ खाना पीना, यहाँ तक कि कॉलेज की छुट्टियों में साथ साथ घूमना आदि। अब मेरे और सोना के बीच प्यार होने लगा और हमारे प्यार की बातें सारे कॉलेज में फैल गई। कॉलेज की छुट्टियों के दिन निकट आ गए। सभी बच्चे अपने घर जाने की तैयारी करने लगे। मैं भी अपनी छुट्टियां बिताने के लिए अपने गांव जाने की तैयारी करने लगा। मैं अपने कमरे में सामान पैक कर रहा था। रात 10 बजे की ट्रेन थी और मैं एक एक चीज़ को संभाल संभाल कर रख रहा था।
तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। जो कोई भी बाहर दस्तक दे रहा हो। मैंने कहा, कौन है? उधर से आवाज़ आई, मैं सोना। मैंने कहा, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। वह मेरे पास आई और पलंग पर बैठ गई। मैंने उससे पूछा, इस बार की छुट्टियों में मम्मी पापा के साथ कहाँ जाने का इरादा है? सोना ने कहा, कहीं नहीं, सोचती हूँ इस बार घर पर ही रह जाऊँ। मैंने कहा, क्यों? घर में बैठे बैठे बोर होना है क्या? सोना ने कहा, नहीं, इस बार पापा ने लड़का देखने का फैसला किया है। मैंने कहा, परंतु सोना, तुमने उन्हें हमारे बारे में नहीं बताया। सोना ने रोते हुए कहा, वह तुमसे शादी नहीं करना चाहते। मैंने कहा, क्यों? सोना ने बताया, पता नहीं। मैंने फिर कुछ ना बोला। सोना, फिर छुट्टियों के बाद मिलोगे? मैंने कहा, अब मिलने का क्या फ़ायदा। इतना कहकर मैं गुस्से से वहाँ से चला गया। सोना वहीं बैठी रही। शाम को मैं गांव में आ गया। शायद सोना भी अपने घर पहुँच गई होगी। औरों की छुट्टियाँ न जाने कैसी बीती, परंतु मैं उन दिनों बेहद उदास रहा करता था। काम में मन भी नहीं लगता था। छुट्टियां खत्म होने के बाद मैं फिर कॉलेज लौट आया। वहाँ मुझे सब मिले, परंतु सोना नहीं मिली। मैंने सोचा शादी के चक्कर में कॉलेज आने में देर हो रही होगी। कुछ दिन मुझे सोना दिखाई नहीं दी। तब मैंने सोना की सहेली को, जो उसके गांव में रहती थी, बुलाया। मैं उससे कहा, स्नेहा, तुम्हारी दोस्त नज़र नहीं आ रही है। वह मेरे सवाल को सुनकर स्नेहा दुखी हो गई। मैंने उससे पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो? स्नेहा ने कहा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। सोना जब से कॉलेज से गई है, बीमार रहने लगी, खाना पीना भूल गई। अब वह किसी से बात भी नहीं करती है। अंधेरे कमरे में चुपचाप बैठी रहती है। कभी कभी इतनी बुरी तरह चिल्लाती है कि इंसानों की रूह कांप जाए। कभी कभी अपने आप से बातें करने लगती है। कभी कभी रोने लगती है और कभी कभी हंसने लगती है। कभी कहती है, वह मुझे मार देगा, वह मुझे नहीं छोड़ेगा, वह किसी को नहीं छोड़ेगा। कभी अपने आप ही हवा में उल्टी लटक जाती है। मैंने आश्चर्य से पूछा, क्या यह सच है? स्नेहा ने कहा, हाँ। मैंने, स्नेहा, क्या तुम उसके घर का पता मुझे बता सकती हो? स्नेहा, मुझे सोना के घर का पता दिया। मैं शाम की ट्रेन से सोना के घर पहुंचा। वहां मुझे सोना के मम्मी पापा मिले। मुझे देखते ही सोना के पापा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनसे कहा, अंकल, सोना अब कैसी है? अंकल ने कहा, बेटा, अभी भी सोना की हालत पहले जैसी है। मैंने अंकल से कहा, मुझे स्नेहा के द्वारा सोना के बारे में पता चला। वैसे सोना को हुआ क्या था? अंकल ने कहा, पता नहीं बेटा, जब से कॉलेज से आई तभी से इसकी हालत ऐसी ही है। कर आता हूँ। मैं इतनी बातों को सोच ही रहा था, तभी मेरा पैर दरवाजे की दहलीज पर लगा और मैं अपने अतीत को छोड़कर वास्तविक दुनिया में लौट आया। मैं सोना की हालत से बहुत दुखी था। मैंने जाकर सोना के पिता से पूछा, अंकल, इसे खंडहर जैसे कमरे में क्यों रखा है? यहाँ आसपास कोई घर भी नहीं दिखाई देता। अंकल बोले, बेटा, सोना की हालत रात को बहुत ख़राब हो जाती है। वह रात को अजीब तरह की आवाज़ें निकालती है। इसी कारण इसे गांव से दूर रखा है। मैंने कहा, अंकल, मेरा विचार है कि सोना पर शायद कोई भूत प्रेत है। अंकल ने कहा, बेटा, हो सकता है, क्योंकि सोना उस रात बहुत देर से घर लौटी थी। मैंने कहा, अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही कोई तरकीब निकाल लूँगा। सोना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। इतना कहकर मैं वहाँ से चला गया। सोना के पापा ने मुझे अपने घर के ऊपर वाला कमरा रहने को दिया। मैं कमरे में बैठा था और सोच रहा था। मैंने सोना के पापा को दिलासा दिया है कि वह जल्द ठीक हो जाएगी, परंतु मैं ऐसा क्या करूं कि सोना जल्दी ठीक हो जाए। इसी बात को सोचते सोचते मैं खिड़की के पास गया
और गांव का नज़ारा देखने लगा। चारों तरफ अंधेरा था, तारे आकाश में निकले हुए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं यह सब देख ही रहा था, अचानक मेरी नज़र एक शमशान में गई। वहाँ एक हवन कुंड में आग लग रही थी। पास ही तंत्र मंत्र का सामान रखा था। एक तांत्रिक बार बार हवन कुंड में आहुति देता था और कंकाल की खोपड़ी पर सिंदूर लगाता था। मैं उसे आश्चर्य से देख रहा था। उसे देख मेरे मन में एक विचार आया। मैंने सोचा, यह तांत्रिक तो काली शक्तियों के ज्ञाता होते हैं, मुझे इन्हीं से जाकर सोना के बारे में बात करनी चाहिए। यह सोचकर मैं तांत्रिक के पास जाने लगा। कुछ देर में मैं वहां पहुंच गया। तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था। ओम काली नमः, जय चामुंडाय विच्चे, जय चामुंडा विच्चे, ओम काली नमः। मैं घुटनों के बल तांत्रिक के सामने बैठ गया और तांत्रिक से बोला, बाबा, मैं एक समस्या लेकर आया हूँ, कृपया करके आप उसका समाधान करें। तांत्रिक ने कहा, क्या समस्या है बच्चा, बता। मैंने तांत्रिक को सारी बात बताई। तांत्रिक बोला, बेटा, उस बच्ची पर काले जादू का साया है। काले जादू के सहारे किसी ने अपने घर के काले साये को उस बच्ची पर डाल दिया। जब सोना घर आ रही थी तब उसने चौराहे पर हुए टोटके पर अपना पैर रख दिया। तब से ही वह पिशाच सोना के पीछे पड़ गया है। मैंने बोला, बाबा, इसका कोई उपाय है? तांत्रिक बोला, हाँ बेटा, इसका एक उपाय है, परंतु वह उपाय बहुत कठिन है। उसमें एक सदस्य की जान जाएगी। पिशाच बहुत ताकतवर है, वह एक आदमी को लेकर ही जाएगा। मैंने केवल बच्ची को बचा सकता हूँ। घर के एक सदस्य को अपनी जान देनी होगी और वह जान किसकी होगी यह पिशाच ही जानता है। तांत्रिक की इन बातों को सुनकर पहले तो मैं घबरा गया, फिर राजी हो गया। तांत्रिक ने मुझे एक ताबीज़ और थोड़ी राख दी और कहा, बेटा, यह ताबीज़ लड़की के हाथ में बांध देना। जब तक यह ताबीज़ उसके हाथ में होगा पिशाच उसे कुछ नहीं कर सकता, और इस राख को उसके कमरे में फैला देना। मैंने वैसा ही किया। मैंने ताबीज़ को सोना के हाथ में बांध दिया और राख को उनके कमरे में छिड़क दिया, परंतु पिशाच बहुत ताकतवर था। अगली सुबह सोना के घर के लिए बहुत शोक का दिन हुआ। सोना के पिता की मृत्यु हो गई। वह पिशाच उन्हें ले गया। मैं इस बात से बहुत पछता रहा था कि मैंने सोना को तो बचा लिया, लेकिन उनके पिता को नहीं बचा पाया। मैं इस बात से खुश भी था कि मैंने सोना को बचा लिया। मैंने सोना को लेकर कॉलेज आ गया, परंतु सोना अब पहले जैसी नहीं थी। वह सुनसान बैठी रहती थी। मैंने सोचा कि वह अपने पिता के दुख के कारण ऐसा करती है, परंतु एक रात जब मैं पानी पीने के लिए उठा तब मैंने सोना का शरीर हवा में लटका हुआ देखा और तभी पिशाच की आवाज़ आई, मैं वापस आ गया हूँ, अब तुम्हारी बारी है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। कहानी में बीच बीच में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता था बोलने में, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। बाकी इसके आगे की कहानी भी अभी है कि अब तुम्हारी बारी है। ये कहानी मैं अगले वीडियो में आपको सुनाऊँगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कहानी अच्छी लगी हो, मेहनत करते हैं दोस्तों, तो आप अपना सपोर्ट दीजिएगा। जय श्री राम, धन्यवाद।